यूपी बोर्ड क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस पेपर से लगभग 30 नंबर का जरूर फंसेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। पूरा पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? कवक में, अनावृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में, इन सभी में। तो देखिए इसमें आंसर से होगा तीसरा, आवृत बीजी पौधों में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। देखिए जैसे ये भ्रूणकोश था, यहां पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, द्विगुणित केंद्रक था, यहां पर सहायक कोशिकाएं थी, अंड कोशिका थी, ये पोलन ट्यूब आई थी, पराग नलिका आई थी और इसमें से दोनों नर युग्मक जो थे भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो गए थे। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संलयित होता है, तो इसे कहते हैं निषेचन हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन हो गया या सत्य निषेचन कहा जाता है। और इसके बाद जो एक और नर युग्मक बचा हुआ था, ये द्विगुणित केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब यहां पर एक बार यहां निषेचन हुआ, एक बार यहां निषेचन हुआ, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए और आरएनए। देखिए जो विषाणु होता है, विषाणु में या तो आरएनए पाया जाता है या फिर डीएनए पाया जाता है। या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, इसलिए इस पे आंसर होगा पहला अथवा वाला, डीएनए अथवा आरएनए। फिर अगला है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक होता है? हमेशा जब प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो हरे पादप होते हैं, हरे पौधे होते हैं। अब इसमें कौन सा प्राथमिक उत्पादक होगा? तो जो शैवाल है ये प्राथमिक उत्पादक होता है। प्राथमिक उत्पादक चूंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6 और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? तो हरे पौधे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए का रासायनिक चाकू है। रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है? एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, किसे कहेंगे? तो देखिए इसमें जो पहला है एंडोन्यूक्लियेज, इसको डीएनए का रासायनिक चाकू या आणविक कैंची कहा जाता है। आणविक कैंची के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। तो हमारे चरण में डीएनए का रासायनिक चाकू या आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर या एंडोन्यूक्लियेज पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। देखिए जो नर जनन हार्मोन होते हैं, नर जनन जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है नर जनन हार्मोन। और ये पुरुष के वृषण से, पुरुष के वृषण में जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। और जो मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन जो हार्मोन होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन होते हैं। फिर दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, एक बार फिर से समझा देते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है। जब यहां पर देखिए भ्रूणकोश था, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहां पर द्विगुणित केंद्रक था या द्विध्रुवीय केंद्रक था, ये सहायक कोशिकाएं या अंड कोशिका थी। जब पराग नलिका आई थी और इसने दोनों नरयुग्मकों को भ्रूणकोश में स्वतंत्र किया था, तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, जायगोट बनता है।
और दूसरा निषेचन द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है, जिससे त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा था। चूंकि एक बार निषेचन यहां हुआ, दूसरी बार निषेचन यहां हुआ, एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। और पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की, तो बता दीजिए इसकी खोज नवासीन ने की थी। इसकी खोज नवासीन ने की थी। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। केवल 2 अंतर बताना है। तो देखिए, जो इधर लिखेंगे डीएनए, इधर लिखेंगे आरएनए, ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और एक अंतर आप बता सकते हैं कि जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और भी अधिक अंतर जानने के लिए आप हमारे चैनल में जाइए, डीएनए और आरएनए में अंतर देख लीजिए, समझाया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर, स्पेस छोड़िएगा, बायोलॉजी साइंसेस के आ जाएगा, आप अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर अगला है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। रोग कारक का, देखिए जो फाइलेरिया है इसे फील पांव भी कहा जाता है, हाथी पांव भी कहा जाता है। तो इसका जो रोग कारक है, रोग कारक वाउचेरेरिया ब्रैंकाफ्टाई होता है, ब्रैंकाफ्टाई। ये रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम है। और अगर इसके रोगवाहक पूछा जाता, रोगवाहक पूछ लेते, कहीं रोग कारक पूछा है, तो रोगवाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर, या फिर क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर हो जाएगा। फिर अगला है रुधिर समूह ओ वाली स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है जिसका रुधिर समूह ए बी है, तो उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होने की संभावना है? तो देखिए उनमें रुधिर वर्ग ए या फिर रुधिर वर्ग बी होने की संभावना होगी, ये बता दीजिए। इसको सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड किया है, आप उसको जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रुधिर वर्गों की वंशागति उदाहरण सहित समझाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 का पहला, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। तो देखिए आप पहली बता दीजिए डीऑक्सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा आप बता दीजिए डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। तीसरा बता दीजिए डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक अम्ल। और चौथा बता दीजिए डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। तो ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन थे, उन्हीं के यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखे गए हैं। डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल, ये हो जाएगा। और फिर उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता किसे कहते हैं? जैसे कोई 2 जीवधारी हैं, इसको हम समझ लेते हैं चित्रों के माध्यम से। कोई 2 जीवधारी हैं, ये दोनों जीवधारी जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए, स्थान के लिए यानी आवास के लिए, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, ये सहोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है उन सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए यानी प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन यानी रुधिर कोलेस्ट्रॉल लघुगणक कारक को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आप पहले बता दीजिए
ट्राइकार्डिया बता दे, ट्राइकार्डिया पेनिलस्पोरम एक ये सूत्रजीव हो जाएगा। और दूसरा बताइए मोनास्कस, मोनास्कस परप्यूरियम, ये दो सूक्ष्मजीव हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में कितने क्षार युग्म होते हैं? तो न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना मैंने बताया हुआ, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर एक प्रोटीन कोड इस तरह से बना देंगे, इसके ऊपर डीएनए को लपेट देंगे इस तरह से, ये घूम करके इधर से इस तरह से आएगा, ऐसे घूम कर जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप इसका लिंकेज लगा देंगे इस तरह से। तो इसको लिख देना लिंकेज, ये हो जाएगा हिस्टोन, ये हो जाएगा डीएनए। तो इस तरह से चित्र बना देना। अगर आप चित्र बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर कहा गया है न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में कितने क्षार युग्म होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं, 200। फिर अगला है प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु का चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसको मैंने बनाना बताया हुआ, देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनाएंगे इसको। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। उसका नामांकन भी बताया हुआ है, नामांकन करना भी सीख लीजिए। एक प्रतिरक्षी अणु इस तरह से बना लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर चौथा है शुक्रजनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए शुक्रजनन जो नलिका है इस तरह से बनाएंगे। शुक्रजनन नलिका की संरचना का इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्रजनक कोशिकाएं फिर वो शुक्राणु में रूपांतरित हो रही हैं, इस तरह से मैंने बनाना बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जा करके उसको बनाना सीख लीजिए, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला है आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। देखिए जो मधुमक्खी में नर होता है ड्रोन, तो यहां पर लिख लीजिए नर। जो मादा होती है वो रानी मक्खी होती है, द्विगुणित होती है, नर अगुणित होता है, इस तरह से लिख लीजिए नर मादा। और यहां से इसका क्रॉस कराएंगे तो ये इनके शुक्राणु निकल आए हैं। जो मादा है 2 प्रकार के अंडाणुओं को जन्म देगी इस तरह से, और इसका निषेचन हो जाएगा। निषेचित अंडाणु जो होगा, यहाँ पर 2 प्रकार की मक्खियां बनेंगी, एक रानी मक्खी और दूसरा श्रमिक मक्खी। और इधर अनिषेचित अंडाणु से सीधे नर का निर्माण होगा या ड्रोन का निर्माण हो जाएगा। किससे? तो अनिषेक जनन के द्वारा। तो इस तरह से मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाइए और पूरा नामांकित चित्र सीखिए कि कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। आप डालिएगा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और स्पेस छोड़िएगा, लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एस के, इंटर कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप एक बार देखेंगे दूसरे को भी पढ़ा लेंगे। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्य के लिए 2 लाभकारी उपयोग लिखिए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा गया है। तो देखिए जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है ये वो होती क्या है? इसमें कोई एक जीवधारी है, उसके डीएनए में फेरबदल किया जाता है। तो जैसे इसके इस डीएनए में फेरबदल किया गया तो किसी दूसरे जीव का डीएनए यहाँ पर डाल दिया गया, तो एक जो नया डीएनए बनता है, ये जो नया डीएनए बना, इस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और ये डीएनए जिस जीव में डाला जाएगा उस जीव को क्या कहेंगे? पुनर्योगज या फिर ट्रांसजेनिक जीव। और ये पूरी प्रक्रिया पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। मनुष्यों में इसके लिए 2 लाभकारी उपयोग कहे गए हैं। तो एक तो अगर गाय में डाला है तो अधिक दूध देगी, अधिक दूध उत्पादन होगा, और इससे क्या होगा कि और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे भेड़ है तो अच्छा ऊन देगी, और ऐसे ही अंडे, मुर्गी है तो अंडे अधिक, तो बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। तो विभिन्न स्तरों में जीवों में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली जो विविधता होती है, जो भिन्नता होती है, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और इसकी क्षति के 4 प्रमुख कारण कहे गए हैं।
तो आप 4 प्रमुख कारण में बता दीजिए कि वनों की कटाई हो रही है, और आप बता दीजिए जो शिकार हो रहे हैं, और भी इसी तरह से कई सारे कारण हैं। अब देखिए इसके अलावा सह विलुप्तता हो जाएगी, वीडियो बंद हो गया था, अतिदोहन हो जाएगा। तो कई सारे कारण हैं जैव विविधता की क्षति के। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस लेक्चर को देखना चाहते हैं कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण, तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, उसमें अपलोडेड है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में जरूर आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं, इसलिए मैंने कहा था 30 नंबर का जरूर फंसेगा इसमें से। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए जैसे पुष्प है, आभासी फल क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे पुष्प है, तो पुष्प के अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो अगर पुष्प के अंडाशय से फल बन रहा है तो उसे सत्य फल कहा जाता है, और यदि पुष्प के अंडाशय से फल नहीं बन रहा है, पुष्प के किसी अन्य भाग से बन रहा है, तो उसे आभासी फल या असत्य फल कहते हैं, या फिर फॉल्स फ्रूट या कूट फल कहा जाता है। तो कूट फल क्या होगा या आभासी फल क्या होगा, जब पुष्प के अंडाशय से फल न बन करके किसी अन्य भाग से बनता है तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। जैसे सेब, एक उदाहरण इसका हो जाएगा, जैसे सेब। अब अनिषेक जनित फल क्या है, तो जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहा जाता है। निषेचन ना हो और फल का निर्माण हो जाए तो उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं, जैसे अंगूर वगैरह आप बता सकते हैं। फिर अगला है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। वाहित मल उपचार क्या होता है, तो देखिए जो नगरों से बहकर आने वाला जल होता है, जैसे नगरों से बहकर ये जल आ रहा है, इस जल में जब मलमूत्र कूड़ा करकट अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो इसी जल को वाहित मल कहा जाता है। अब कहा गया वाहित मल उपचार, इसका उपचार कैसे करेंगे, तो उपचार में पहले क्या करते हैं, इसको छानते हैं, निस्यंदन किया जाता है। निस्यंदन यानी इसका छाना जाता है, जो कठोर चीजें वो छन जाती हैं, और छानने के बाद में सूक्ष्म जीवों को प्रवाहित करते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों को, तो एक पाइप के माध्यम से उसको लगातार उसमें एयर डाली जाती है और उसको उस मल को प्रवाहित किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव उसमें बन जाते हैं। तो उसमें जो अन्य ठोस पदार्थ होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। फिर उसमें रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन वगैरह डाली जाती है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। तो पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार से उपयोग किया है। तो देखिए जो क्राई प्रोटीन है होती क्या है, तो कुछ जीवाणुओं के प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर, प्लाज्मिड का एक जो समूह होता है उस समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन निकलती है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन निकलती है। और ये जो प्रोटीन निकलती है ये कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीटों के लार्वा को मारती है कह लीजिए। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो प्रोटीन निकल रही थी क्राई प्रोटीन, तो ये किससे निकल रही थी, उस जीन को पता लगाया, उसको कहा क्राई जीन है ये। तो क्राई जीन को क्या किया उन्होंने, निकाल करके दूसरे पौधों में, अन्य जीवों में डाल दिया, जिससे कि अब उसमें कीट वगैरह नहीं लगते। तो ये क्राई प्रोटीन हो जाएगी। उस जीव का नाम बताइए जिसे उत्पन्न करता है। तो एक मिट्टी में, मृदा में जीव पाया जाता है बीटी, जिसको बैसिलस थुरिंजेंसिस कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीवाणु क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है। और मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है, तो उसने क्या किया कि बीटी की सहायता से उसने बीटी कपास बना दी, फसलें उत्पादन कर लिया अच्छी। अब उसमें कीट नहीं लगते हैं, कीट प्रतिरोधी फसलों का उसने विकास किया है। जिस भी फसल में इस जीन को जोड़ा गया तो उसमें कीट वगैरह नहीं लग रहे हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 को देखिए आपको बता दें, अगर आप लोग क्राई प्रोटीन है, वाहित मल उपचार है, आभासी, ये सब कुछ जानना चाहते हैं एक एक करके सीरियल बाय सीरियल, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के या फिर आप हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी और आपको सारे वीडियो फ्री में मिलते रहेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अनुवांशिक कूट कोइसरवेट्स अनुवांशिक अपवाह,
इनको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो देखिए अनुवांशिक कोड क्या है, जो ट्रिपलेट कोड होते हैं AGU या AUG, तो अनुवांशिक कोड क्या होता है, 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड संचित रखता है, संदेश संचित रखता है, उसे ही अनुवांशिक कोड कहते हैं। अगर आप लोग अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई वेट पर भी अपलोडेड है, अनुवांशिक अपवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अपलोडेड है, जो जीन आवृत्ति होती है तो उसके बारे में बताया हुआ है मैंने डिटेल से, आप लोग जाइए समझिए, अच्छे से देखिए, सर्च कीजिएगा अनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेस छोड़िएगा बायोलॉजी साइंस इसके लिखिएगा, आ जाएगा वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं इसको। फिर अगला है लैग प्रचालक या ओपेरान से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखिए ये तो बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है, हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। जो ओपेरान है, ओपेरान बराबर होता है रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन, ये ओपेरान बराबर होता है। ये रेगुलेटर जीन क्या है, प्रमोटर जीन क्या है, ऑपरेटर जीन क्या है, संरचनात्मक जीन क्या है, इन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है, आप लोग चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पारजीनी जंतु क्या है, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, मानव जाति में इनकी उपयोगिता। देखिए जैसे कोई एक जंतु है और इस जंतु में किसी एक वांछित जीन को हटाया गया, तो किसी दूसरे जीव के डीएनए को लेकर के इसके डीएनए को और इसके डीएनए को आपस में मिलाकर के जोड़ दिया गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर इस डीएनए को जिस जीव में भी डाला गया वो जीव ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहलाता है। इनका उत्पादन कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया है, इस तरह से डीएनए में हेराफेरी करके इनका उत्पादन किया जाता है। मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो अगर मानव जाति में गाय में डाल रहे हैं तो अधिक दूध देगी, अधिक दूध का उत्पादन होगा, अधिक अंडों का उत्पादन होगा, इंसुलिन का भी उत्पादन होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगला है आम के पेड़ की शाखा पर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है, आप आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें आर्किड जो है इसको लाभ होगा, आर्किड को लाभ होगा, जबकि जो आम है आम को ना तो हानि होगी और ना ही लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ये सहभोजिता का उदाहरण है, सहभोजिता का। जब किसी एक जंतु को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे जंतु को ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। तो इसमें आर्किड को लाभ होगा लेकिन आम को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। फिर अगला है उपयुक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समिष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, उसमें मैंने नोट्स भी बताया हुआ है, जाकर के समझ लीजिए अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है स्वच्छ एवं नामांकित चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो बढ़िया सा स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा और मादा जनन तंत्र का वर्णन आपको चित्र की सहायता से ही करना है। उसके जितने भी अंग आप बनाएंगे उन सभी अंगों के नाम, जैसे ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये योनि है, तो ये सभी क्रम से डाल करके उनके बारे में लिखना होगा कि स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं और इनसे अंडा उत्पन्न होता है। फिर अंडवाहिनी डालेंगे हेडिंग में, उसके बारे में लिखेंगे। फिर गर्भाशय डालेंगे, उसके बारे में, योनि डालेंगे, उसके बारे में। तो इसके बाद सहायक जनन ग्रंथियां पूरा चित्र बनाकर वर्णन करना होगा, कम से कम 3 पेज लिखना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगर ये आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा है, कर सकते हैं आपकी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। असंग जनन, असंग जनन क्या है, जब अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और संयुग्मन भी ना हो
तब भी नए जीव का विकास हो जाए उसे ही असंग जनन कहा जाता है। रेड डाटा बुक तो विलुप्त हो रहे जातियों की एक लिस्ट है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। प्लेसेंटा क्या है, अपरा क्या है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताया हुआ है। आप लोग जाइए समझिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा कुछ ना कुछ। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने पुष्प की संरचना का एक प्रारूपिक पुष्प बना करके बताया हुआ है वर्णन। आप जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको करना है नामांकित चित्र की सहायता से हर्षे व चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसा मैंने बताया हुआ है। आप लोग जाइए हर्षे और चेस का प्रयोग लिखिए और बायोलॉजी साइंसेस के आगे लिखिए, देखिए जाकर के तुरंत समझ में आएगा। चित्र सहित आसान भाषा में सब कुछ निष्कर्ष भी समझाया हुआ है। फिर अगला है पोषण स्तर क्या है। एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण कीजिए और ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। वीडियो अपलोडेड है पोषण स्तर पर, आप लोग जाइए समझिए, देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो करना है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है या इम्यूनिटी कहा जाता है। मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है उदाहरण सहित, आप लोग जाइए समझिए। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सहज एवं उपार्जित, इन दोनों में से एक अंतर जरूर आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, एक अंतर जरूर आएगा। तो इस तरह से पूरा पेपर मैंने आपको समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।